जय हिंद। मैं क्लास 9th और जितने भी एकेडमिक एग्जाम है और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है उन सबके लिए मैंने फिजिक्स का फ्लोटिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और फ्लोटिंग में जो है कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आई थिंक आपने उस दोनों वीडियो को देख लिया होगा। ये फ्लोटिंग चैप्टर यानी प्लवन चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद ये पूरा फ्लोटिंग प्लवन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक डेंसिटी यानी घनत्व और दूसरा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में घनत्व क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं घनत्व की तो आप समझिए कि आपके पास एक समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र में 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाला एरिया चुन लीजिए और उसका आयतन ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और उस आयतन के अंदर आप द्रव्यमान को रखेंगे ना, द्रव्यमान को रखेंगे तो वही क्या कहलाएगा, आपका घनत्व कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित है ना, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा ही क्या कहलाती है, तो घनत्व कहलाती है ना। यानी अगर आयतन, एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा वही आपका घनत्व होगा। तो आप डिफिनेशन लिखिए कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को ही घनत्व कहते हैं, ठीक है। घनत्व को याद रखिएगा कि रो से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। उसके बाद आप जानिएगा कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान है ना, वस्तु का द्रव्यमान है ये, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। वस्तु का द्रव्यमान है और आयतन जो है कि जल का है, क्योंकि जल के अंदर ही तो वस्तु रख रहे हैं, तो इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। यानी घनत्व को रो से दिखाते हैं तो रो बराबर द्रव्यमान को m से और आयतन को v से, तो रो बराबर m/v। और याद रखिएगा कि जो घनत्व होता है ना वो एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और याद रखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है ना, है ना, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और बटे में आयतन है तो आयतन का मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम मीटर क्यूब होता है घनत्व का मात्रक, वो भी एसआई मात्रक। याद रखिएगा एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे सीजीएस मात्रक पूछ दिया जाए तो आप क्या कहोगे? इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिएगा, पर मीटर को सेंटीमीटर में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, घनत्व का सीजीएस मात्रक। दूसरा चीज समझिए इसकी बीमा क्या होती है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बीमा क्या होती है। तो देखिए घनत्व का जो बीमा होता है आपको याद रखना है कि किलोग्राम का बीमा यानी द्रव्यमान का बीमा m होता है, बटे में मीटर क्यूब यानी लंबाई का क्यूब। अब ये लंबाई का क्यूब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर, मतलब m l का पावर -3, है ना, m l का पावर -3। तो ये हो जाएगा हमारा घनत्व की बीमा। क्या हो जाएगी? ये घनत्व की बीमा हो जाएगी। तो आपके जो है कि घनत्व के बारे में इतनी चीजें याद ही रखना है। उसके बाद और समझिए इंपॉर्टेंट बात। देखिए मान लेता हूं कि ये हमारा एक वस्तु है, ठीक है, जिस वस्तु को आप जल में डुबो रहे हो, ठीक है, और दूसरा ये जल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वस्तु है और ये जल है, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं घनत्व, या घनत्व को पहले लिखता हूं, ठीक है। चलिए ये है हमारा घनत्व, है ना, घनत्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एक जल है और ये वस्तु है, ठीक है। तो देखिए अगर जल का घनत्व ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर जल का घनत्व ज्यादा हो जाता है तो जल के द्वारा उत्प्लावन बल जो वस्तु के ऊपर लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, समझ में आया? यानी अगर जल का घनत्व क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, है ना, जल का घनत्व ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या होगा, उत्प्लावन बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उत्प्लावन बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर जल का घनत्व ज्यादा है तो उत्प्लावन बल भी ज्यादा होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? दूसरा यही चीज कि अगर जल का घनत्व कम हो जाए, है ना, देखिए ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तो उत्प्लावन बल भी क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल भी आपका कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जब उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो सोचिए वस्तु तैरेगी कि नहीं तैरेगी, तो वस्तु तैरेगी, है ना। देखिए अगर जल का घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो उत्प्लावन बल नीचे से ज्यादा लगेगा, और जब नीचे से ज्यादा लगेगा तो वस्तु डूबेगी नहीं, वस्तु क्या होगी, तैरेगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये क्या होगी,
तैरेगी। अब वस्तु अगर तैर रही है, इसका मतलब कि इसका जो घनत्व है वो क्या है, कम है ना। इसका घनत्व क्या है, तो कम है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये दिमाग में बैठा कर रखिए, ये क्या है, घनत्व है, ध्यान रखिएगा, ये है घनत्व, है ना। यानी अगर वस्तु का, अरे जल का घनत्व है ना, जल का घनत्व अगर ज्यादा है तो उत्प्लावन बल क्या लगेगा, तो आपको पता है ज्यादा लगेगा। और जब उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा तो वस्तु तैरेगी। अब वस्तु तैर रही है तो इसका मतलब कि वस्तु का जो घनत्व है वो कम है। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा होता तो तैरती नहीं, वो डूब जाती। बोलिए सही बात है ना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे जल का घनत्व हो गया कम, तो उत्प्लावन बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और जब उत्प्लावन बल कम लगेगा तो सोचिए वस्तु तैरेगी, वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी, है ना। जब उत्प्लावन बल ही कम लग रहा है तो वस्तु डूब जाएगी, ठीक है, वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु डूब गई तो समझिए कि उसका जो वस्तु है उसका घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया, घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब ये पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठा कर रखना है वस्तु और जल से संबंधित, कि कहां कहां पे क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात इतना ही है कि भैया जिसका घनत्व ज्यादा होगा, अगर जल है यानी तरल है तो वो उत्प्लावन बल ज्यादा लगाएगा। अगर कोई वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया तो डूब जाएगा। अगर वस्तु का घनत्व कम हो गया तो आराम से तैरेगा। अगर जल का घनत्व ज्यादा हो गया तो उत्प्लावन बल ज्यादा लगाएगा, और जल का घनत्व कम हो गया इसका मतलब कि क्या हो गया, उत्प्लावन बल भी कम हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं समझाता हूं, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके, ठीक है, कि जल का घनत्व कितना होता है। तो याद रखिएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और बात किया जाए कि बर्फ का घनत्व कितना होता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो याद रखिएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए क्या होता है ना कि बर्फ जो है कि पानी के ऊपर तैर रहा होता है। क्यों, क्योंकि बर्फ को वस्तु समझ जाइए और जल के अंदर तैर रहा है, ठीक है। तो 900 ग्राम अगर इस बर्फ का घनत्व है तो इसका मतलब कि वस्तु का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। और जब वस्तु का घनत्व कम हो गया तो आराम से तैरेगी। बात समझ में आ गया, जल के अंदर क्या करती है, तैरती है। अब एक बात और याद रखिएगा कि देखिए मैं क्या करता हूं कि पानी ले लेता हूं, क्या लेता हूं, पानी ले लेता हूं। यहाँ पे पानी के अंदर मैंने बर्फ डाल दिया, तो मान लीजिए कि बर्फ इतना डूबा हुआ है, इतना क्या हुआ है, डूबा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना डूबा हुआ है और ये तैर रहा है। तो जब ये बर्फ पिघलेगा ना तो याद रखिएगा ये पानी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी पानी की ऊंचाई नहीं बढ़ने वाली। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अगर बर्फ पानी के अंदर तैर रहा है और बर्फ जब पिघल जाएगा तो पानी के आयतन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, उसका कोई भी आयतन नहीं बढ़ने वाला, कोई आयतन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों। देखिए ये बर्फ ऑलरेडी इतना डूबा हुआ है, तो जितना ये पानी इसने हटाया है ना, ठीक है, उतना ही आयतन, यानी जितना ये बर्फ उसमें अंदर है वो ऑलरेडी ये पानी क्या हो गया, उठ चुका है, ऑलरेडी उठ चुका है। बस ये पिघलेगा तो उस जगह को फिल कर देगा, ठीक है। ये पूरा वो अपना आयतन ले चुका है पहले ही, जब बर्फ उसके अंदर तैर रहा था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि बर्फ अगर पानी के अंदर तैर रहा है तो बर्फ अगर पिघल जाता है तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जल के आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नहीं बढ़ेगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा चीज और समझिए कि अगर पानी के अंदर ये बर्फ है तो बर्फ कहां से पिघलना स्टार्ट होगा, तो याद रखिएगा सतह से, नीचे से पिघलना स्टार्ट होगा। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा, नीचे से पिघलेगा। कहां से पिघलेगा, नीचे से। बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे कि ऊपर से पिघलेगा, ऊपर से नहीं पिघलेगा, याद रखिएगा नीचे से पिघलेगा। क्या होगा, नीचे से बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि नीचे का गलनांक हो जाएगा कम, और जब गलनांक कम हो जाएगा तो नीचे से ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी ये डेंसिटी के बारे में जितना मैंने जानकारियां दिया है आपको याद ही रखना है, ठीक है। अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, सच में बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वस्तुएं तैर कैसे रही है, ठीक है। तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये डेंसिटी पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए तो आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलिए देखिए, याद रखिएगा आप। अच्छा एक और बात मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए कि यहां पे हमने देखा कि जो जल है, जल का घनत्व कितना था, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये तो किलोग्राम मीटर क्यूब में है ना, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालोगे ना तो याद रखिएगा 1 आएगा।
क्या आएगा, 1 आएगा। अब कहोगे सर ये 1 कैसे आया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व हो जाएगा सीजीएस में। अब कहोगे कैसे, तो देखिए ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब इसको सीजीएस में चेंज करिए तो ये 1000 का 1000 वैसे ही रहने वाला है, किलोग्राम को लिखेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब बट्टे में मीटर क्यों है ना, 1 मीटर में 100 होता है तो मीटर क्यों है तो 100 है ना, गुणे 100 तब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अब कुछ नहीं बचा ना, तो बचा ऊपर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये बात आपको समझ में आ गया कि जल का जो घनत्व अगर सीजीएस में निकाला जाए तो कितना होगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब चलिए कुछ और पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर बर्फ पानी के अंदर डूबा हुआ है ना, बर्फ पानी के अंदर आपने रख दिया, तो ध्यान रखिएगा कि जो बर्फ होगा ना, बर्फ एकदम बर्फ का बेसिक सा बात सुनिए। तो बर्फ का देखिए हमें इतना पता है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो याद रखिएगा कि जो बर्फ होता है ना, बर्फ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यानी समझिए कि पूरा बर्फ का अगर 10 भाग है, कितना भाग है, 10 भाग है, इतना याद रखिएगा कि अगर बर्फ को समझिए कि बर्फ का 10 भाग है तो 10 भाग में 9 भाग है ना, बर्फ का 9 भाग डूबा होगा, पानी में क्या होगा, डूबा होगा, और 1 भाग क्या होता है, 1 भाग बाहर होता है ना। जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर निकला हुआ पानी में से जो बर्फ ऊपर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ 1 भाग ही है ना। यानी अगर आप 10 भाग इसको समझते हो पूरा बर्फ को, तो उसमें से 9 भाग पानी के अंदर डूबा रहेगा और 1 भाग ही आपको ऊपर दिखाई देगा। क्लियर हो गया। चलिए तो बस इतना ही था, आपको नोट करके रखना है, दिमाग में याद करके रखना है, क्योंकि प्रश्न तो भैया पूछे जाने हैं, प्रश्न तो कैसे भी बना करके पूछा ही जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया एक बार तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो अब आपका हेडिंग हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या चीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को जल के अंदर या किसी तरल के अंदर, ठीक है, अगर किसी वस्तु को तरल के अंदर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, मतलब पूरा डुबा दिया जाए या थोड़ा सा, तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो जल के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल, ठीक है, जल के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है, ठीक है, या भार के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गया। फिर से सुनिए, आर्किमिडीज ने क्या कहा था, इसका सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को द्रव के अंदर या तरल के अंदर पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, यानी उत्प्लावन बल बराबर, आप जो डिफिनेशन मैंने बोला वो लिख लीजिएगा, उत्प्लावन बल बराबर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, है ना, याद रखिएगा कि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर जो है कि पनडुब्बी हो गया, है ना, इसके सिद्धांत पर क्या क्या चलती हैं, तो पनडुब्बी, है ना, पनडुब्बी हो गया, जितनी जहाजें हैं वो चलती हैं, पानी वाली जहाजें, ठीक है, पनडुब्बी चलती हैं जिसको सबमरीन बोलते हैं, है ना। उसके बाद और समझिए नाव भी इन्हीं के सिद्धांत पर काम करती है। उसके बाद आप दूध मापने वाला देखे हो ना, दूध मापने वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा दूध मापने वाला भी जो सिद्धांत होता है वो इसी पर काम करता है। और ये घनत्व का भी, और ये घनत्व के ही बेस पर तो ये आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो जो दूध मापने वाला यंत्र आता है जिसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर, या दुग्ध मापी यंत्र क्या होता है, ये क्या होता है ना कि दूध की शुद्धता को मापता है, दूध की शुद्धता को। अब शुद्धता का मतलब ये होता है कि दूध की शुद्धता मापने का मतलब क्या है कि दूध के अंदर पानी की कितना मिलावट है, यानी ये बता देता है घनत्व। क्या बता देता है, घनत्व बता देता है कि घनत्व कितना किसका है, इससे पता चल जाता है। तो लैक्टोमीटर। दूसरा आता है, ठीक है, दूसरा आता है हाइड्रोमीटर,
क्या आता है, हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, किसी भी द्रव का ना घनत्व बताता है। किसी भी द्रव का अगर घनत्व चेक करना है ना तो हाइग्रोमीटर मतलब हाइड्रोमीटर। एक और बात याद रखिएगा, ये हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है, हाइग्रोमीटर। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक होता है हाइग्रोमीटर, ये क्या बताता है ना, ये आर्द्रता बताता है। क्या बताता है, आर्द्रता यानी नमी बताता है ना। हाइग्रोमीटर से नमी पता किया जाता है कि वायुमंडल में कितना नमी है, और हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व बताया मतलब पता किया जाता है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही आपेक्षिक घनत्व पता किया जाता है। किसका, क्या चीज, आपेक्षिक घनत्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व क्या है कि दो वस्तुओं के घनत्वों की तुलना जब की जाती है तो वही आपका आपेक्षिक घनत्व होता है। क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। इसका भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे बना करके, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व निकालने का फार्मूला भी हम दे देंगे कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका डेंसिटी और साथ ही साथ आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने बता दिया कि कौन से यंत्र किस पर काम करते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो पूरा ये वीडियो कंप्लीट हो गया, यानी फ्लोटेशन चैप्टर जो है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी प्लवन खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि प्लवन का नियम क्या है ना, प्लवन का नियम क्या है, तो बस इतना बात याद रखिएगा कि जो वस्तु है ना, जो वस्तु पानी के अंदर तैर रहा होता है ना, तो जो वस्तु पानी के अंदर आप डालोगे, तो याद रखिएगा जब वस्तु को पानी के अंदर डालोगे तो वस्तु का जो भार है, ठीक है, और आयतन पानी का है ना, जब देखिए जब वस्तु को आप पानी में डालोगे तो वस्तु क्या करेगा, पानी को हटाएगा कि नहीं हटाएगा। तो जितना पानी हटाएगा तो वस्तु का भार और उस पानी का आयतन वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उस समय वस्तु क्या होगी, तैरेगी। वस्तु क्या होगी, तैरेगी, है ना। जब बराबर बराबर हटा देगी तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। उसे ही प्लवन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही प्लवन का नियम कहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।